नमस्कार। मैं रजनीश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट स्वामी विवेकानंद कॉलेज बोडला, कबीरधाम, छत्तीसगढ़। मैं आज से बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा। प्रिय छात्रों, आपके लिए मैं आज बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा और उसके बारे में अच्छे से डिटेल जानकारी दूंगा। कोशिश करूंगा कि ये वीडियो छोटा हो, संक्षिप्त हो, सटीक हो, जिससे आपको स्पष्ट जानकारी मिल सके। आज का टॉपिक हमने डिसाइड किया है मौद्रिक नीति। छात्रों, बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस इन्वायरमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है, और इस टॉपिक के बारे में आप अक्सर मीडिया में, टेलीविज़न में देखते रहते हैं, जिसमें आरबीआई हर 3 महीने में इस पे अपनी नीति बनाता है। हर 3 महीने में अपने कुछ परिवर्तन करता है, जिससे कि भारतीय आर्थिक प्रणाली को सही दिशा में ले जाया जा सके। अब मौद्रिक नीति होती क्या है? मौद्रिक नीति से आशय ऐसी नीति से है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो सप्लाई है, जो मनी की सप्लाई है, उसको नियंत्रित करने से है। यानी उसकी जो आपूर्ति है, उसकी प्रवाह को कम या ज़्यादा करना है। ये प्रत्येक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। आरबीआई जो है भारत का सेंट्रल बैंक है, जैसा आप लोग जानते होंगे। प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। आरबीआई भारत की ये नीति बनाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई संपूर्ण देश में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी कब मनी ज़्यादा सप्लाई करनी है, कब कम करना है, ये क्या करता है? आरबीआई करता है। अब यह पॉलिसी जो है क्यों की जाती है? इस पॉलिसी का उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि, विनिमय स्थिरता, मूल्य स्थिरता, रोजगार वृद्धि, और भी अन्य उद्देश्य हैं। लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिसके द्वारा प्रत्येक देश का सेंट्रल बैंक इसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। आइए पहले टॉपिक को देखते हैं, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि से आशय सामान्य अर्थों में देखा जाए तो जीडीपी से है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक साल में एक उसकी सीमा की परिधि में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। इसे हम सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीडीपी। और अन्य भी है, इस पे अन्य टॉपिक पे भी मैं डिस्कशन करूंगा कि जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। लेकिन आर्थिक वृद्धि से आशय यहाँ पर हमारे इसी जीडीपी से है। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, इसी जीडीपी से हम अंदाजा लगाते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 3 ट्रिलियन है। भारत की जीडीपी आज लगभग 3 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिका की लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत से अमेरिका या अन्य देश कितने आगे हैं। तो आरबीआई के द्वारा इस आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। वो चाहता है कि ऐसी हम पॉलिसी बनाएं जिससे हमारा जीडीपी जो है बढ़े। इसको हम हमेशा बढ़ाने की ओर देखते हैं, ठीक है, इसको घटाने की कोशिश नहीं की जाती है। अब जीडीपी कैसे वृद्धि होगी? मौद्रिक नीति से कैसे जीडीपी वृद्धि होगी?
ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरबीआई कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन तो करता नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति बनाता है। मौद्रिक नीति में जो है विभिन्न प्रकार के, हम अभी टूल पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से साधन हैं, विभिन्न प्रकार के दर होते हैं, विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाता है जिससे वो इस आर्थिक वृद्धि को आसानी से बढ़ा सकता है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक वृद्धि कैसे बढ़ती है, रेट्स का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी दर जो है उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम आगे चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। अब दूसरा प्रमुख उद्देश्य इसका विनिमय स्थिरता। विनिमय स्थिरता, भारत का जो रुपया है उस रुपए का मूल्य डॉलर के अकॉर्डिंग कितना है। जैसे आज एक डॉलर बराबर लगभग 70 रुपए के आसपास या 75 रुपए के आसपास हमेशा चेंज होता रहता है। तो आरबीआई का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो डॉलर और रुपए का जो विनिमय एक्सचेंज रेट है वो लगभग स्थिर रहे, इसमें ज्यादा अंतर ना हो कि आज एक डॉलर बराबर 75 है तो कल एक डॉलर 80 हो जाए। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब इतना डिफरेंस होता है तो आयातकर्ताओं निर्यातकर्ताओं की इसकी बड़ी हानि होती है। तो आरबीआई चाहता है, इससे विश्वास बना रहता है। अगर ये स्थिर है तो बाहरी जो इन्वेस्टर हैं उनको भारत के अर्थव्यवस्था में विश्वास रहता है, यानी हमारी जो मनी है उसको उसमें विश्वास रहता है। तो ये विनिमय स्थिरता करना भी मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा है मूल्य स्थिरता। और मूल्य स्थिरता क्या होता है? मूल्य स्थिरता का यहाँ जो है आप साधारण अर्थों में समझिए, ये महंगाई है। महंगाई से मतलब इसका जो भारत के अंतर्गत जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनके मूल्य जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट न करें। फ्लक्चुएट मतलब उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। वस्तु में अगर ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो महंगाई जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती, वहां के उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्थिर रहे, ये भी मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और आखिरी पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि करना भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। रोजगार में वृद्धि कैसे होती है? आरबीआई जो है, जैसा आप जानते हैं कि रेट्स निर्धारित करता है कि जो ब्याज की दरें हैं वो आरबीआई द्वारा निर्धारित होता है। तो जब ब्याज की दरें आरबीआई कम कर देता है तो लोन की मात्रा लोग ज़्यादा लेते हैं मार्केट में। जब लोन जो ज़्यादा लेंगे तो लोन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उत्पादन होगा, उत्पादन करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। एक साइकिल बन जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो रोजगार में वृद्धि भी एक मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो छात्रों, हम अब समझ गए कि मौद्रिक नीति क्या होती है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं मौद्रिक नीति के साधन क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से टूल हैं, टेक्निक हैं जिनके माध्यम से आरबीआई जो है इस जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा की सप्लाई है, या ये कहें कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, उधार या मनी की सप्लाई को कैसे नियंत्रित करता है। तो आरबीआई के पास इसके दो तरह की टेक्निक है, एक मात्रात्मक है और दूसरा गुणात्मक है। मात्रात्मक जो होता है वो जो है इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, वो अपने टूल बताता है कि मैं ये कम कर रहा हूं, उसके बाद सारे बैंक कम करते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रभाव जो है आम उपभोक्ता पे पड़ता है। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं कि इसके आगे कौन कौन से और मात्रात्मक में कौन से हैं। तो मात्रात्मक में सबसे पहले आपका है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या होता है? सभी जो कमर्शियल बैंक हैं उनको जो कुल जमा होता है, अब ये कुल जमा क्या होता है? कुल जमा में आपका जो होता है, जो आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट और चालू खाता, यानी बचत खाता, चालू खाता में जो जमा है, और फिक्स्ड डिपॉजिट
और रिकरिंग डिपॉजिट, यही जो चारों मिला के क्या कहलाता है हमारा कुल जमा। तो यानी इस कुल जमा का कुछ हिस्सा सभी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अभी फिलहाल ये 4% के आसपास है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, इसको आप अपडेट करके देख लेंगे कितना इसमें फिलहाल है, ये 4% के आसपास रहता है। तो ये होता है सीआरआर। तो आरबीआई के पास सभी कमर्शियल बैंक, मान लीजिए एसबीआई का कुल जमा जो है अगर 100 करोड़ रुपए है, ये जो कुल जमा का निर्धारण 15 दिन में होता है। 15 दिन में कितने पैसे आए और कितने गए, मान लीजिए एसबीआई के बचत सभी खातों में 120 करोड़ रुपए आए, सपोज लोगों ने जमा किए और 20 करोड़ रुपए लोगों ने निकाल लिए, तो इसका जो है शुद्ध जमा जो है कितना बचा, 100 करोड़। अभी 100 करोड़ का 4% जो है यानी लगभग 4 करोड़ रुपया कहाँ रखना होगा, सीआरआर में। कहाँ रखना होगा, सीआरआर में। सीआरआर में अब रखना है। इस पैसे का आप उपयोग कहीं नहीं कर सकते, ये जैसे पैसा आप पाए पूरी तरह से आप आरबीआई के पास जमा कर, एक कैश में रखना है, पूरी तरह से आपको कैश में रखना है। कैसे रखना है, कैश में रखना है। अब आरबीआई जो है जब देखता है कि मार्केट में यानी बाजार में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, सपोज मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, अब वो चाहता है कि महंगाई को कंट्रोल करना है, तो वो क्या करता है, सीआरआर के रेट को बढ़ा देता है। यानी सारे बैंक मान लीजिए अभी 4% है, तो क्या कर दे, इसको मान लीजिए 6% कर दे। तो बैंक के पास जो है अब 6% कहाँ रखना होगा, सीआरआर के रूप में। अब उस पैसे का बैंक कुछ नहीं करते। जैसा आपको पता होगा सारे बैंक क्या करते हैं, कस्टमर से पैसा लेते हैं, अपने अकाउंट में जमा कराते हैं और उस पैसे को वो जो है सारी कंपनियों को लोन के रूप में देते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों का, जैसे आपसे अगर पैसा लिए, आपने पैसा जमा किया बैंक के पास, तो आपको वो देते हैं 4%, 6% ब्याज। लेकिन जब यही आपका पैसा वो ले जाकर कंपनियों में लगाते हैं पैसा, तो उनसे लेते हैं 15%, 20%। तो जो अंतर है 4% और 20% का, वो क्या होता है, बैंक का प्रॉफिट होता है। तो यदि बैंक के पास पैसा ही कम रहेगा तो वो कंपनियों को उधार नहीं दे पाएंगे। जब वो कंपनियों को उधार नहीं दे पाएंगे तो कंपनियां उस पैसे का यूज नहीं कर पाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं हो पाएगा, या लोग पैसा लेना कम कर देंगे। जैसे बैंक अपना अगर सीआरआर बढ़ाता तो बैंक आरबीआई के पास जो है, आपके आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा नहीं बचता है। यही इस रिजर्व का ज़्यादा उद्देश्य होता है। इसके कम या ज़्यादा करके जो मनी सप्लाई है उसको आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई को जब लगता है कि नहीं मार्केट में पैसा कम हो गया है तो इस रेट को चाहे तो वो घटा सकता है। हालांकि जनरली इस सीआरआर का उपयोग आरबीआई कम करता है, इसके साथ छेड़छाड़ बहुत कम करता है। अब दूसरा है एसएलआर। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। अब क्वेश्चन आता है सीआरआर रखा क्यों जाता है, सीआरआर को रखने की जरूरत क्यों है। आपको मैंने जैसा बताया कि बैंक जो है आपका पैसा ही दूसरों को उधार देते हैं, यानी कि आप पैसा जो जमा करते हैं वही पैसा दूसरों को देते हैं। सपोज सभी लोग बैंक से पैसा मांगने चले जाएंगे तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा सबको देने के लिए, जितने लोगों ने पैसा अपना जमा किया, क्योंकि आपको पता होगा जितना आप पैसा जमा करते हैं उसका कई गुना वो लोग लोन देते हैं। इसे ही साख निर्माण कहते हैं, जो एक अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साख निर्माण कैसे होता है। जितना आप पैसा देते हैं, आपने 100 रुपया दिया तो उसको बैंक 800 रुपया 900 रुपया लोन बना देते हैं। ये कैसे होता है उसको हम लोग साख निर्माण वाले चैप्टर में देखेंगे, उस टॉपिक में देखेंगे। तो अगर सभी लोग पैसा मांगने चले जाएं, बैंक के पास उतना पैसा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आरबीआई चाहता है कि बैंक की जो सिस्टम है कहीं ऐसा ना हो कि बैंक में पैसे की क्राइसिस हो जाए, पैसे की कमी पड़ जाए अचानक से। तो इसके लिए वो बोलता है कि सभी लोग जो है एक तरह से आकस्मिक रूप में पैसा इतना जरूर रखें अपने पास रिजर्व में, ताकि जब भी जरूरत हो आप लोग अपने कस्टमर को पैसा दे सकें।
ठीक है। अब आते हैं SLR, दूसरा जो पॉइंट है। SLR को हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी जो है कुल जमा जो है, कुल शुद्ध जमा, जैसा हमने बताया कि 100 करोड़, इसका भी एक प्रतिशत होता है। सामान्यतः ये 20% के आसपास रहता है। इतना पैसा जो है आपको, इसको वैधानिक तरलता अनुपात भी हिंदी में बोलते हैं, इतना पैसा भी आपको अपने पास रखने हैं। ये वाला पैसा आपको 4% कहाँ रखने हैं? RBI के पास रखने हैं। और ये SLR का पैसा जो है किसके पास रखने हैं? अपने पास रखने हैं। लेकिन ये कैश में नहीं रखने हैं। कैश में भी रख सकते हैं, लेकिन आप कैश में, गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकते हैं। ठीक है। तो इतना पैसा भी आपको रिजर्व रखना है। इतना पैसा भी आप उधार नहीं दे सकते। तो 4% ही हो गया, लगभग 20% ही हो गया, 24%, यानी 100 का 24% को आपको छूना नहीं है। इसमें आप लोन नहीं दे सकते इस पैसे को। तो इस पैसे को भी RBI चाहे तो बढ़ा सकता है, घटा सकता है। यानी बैंक के पास कितना पैसा बचता है उसी के आधार वो लोन देगा। अगर उसके पास ज्यादा पैसा बचेगा तो ज्यादा लोन देगा, कम पैसा बचेगा तो कम लोन देगा। इसीलिए जो है इन दोनों जो रेशियो हैं इनको कम ज़्यादा करके RBI मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता है। अब आता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती हैं या प्रतिभूतियां क्या होती हैं। तो ये सभी वित्तीय प्रपत्र जिनसे भविष्य में निश्चित या अनिश्चित आय होने वाली है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है। जैसे शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, सरकारी बॉन्ड हो गया, इत्यादि जो है क्या है? ये प्रतिभूतियां हैं। ठीक है। इनसे क्या भविष्य में हमको निश्चित आय होने वाली होती है। तो अब आते हैं तीसरा पॉइंट में हम लोग, बैंक दर। बैंक दर क्या होता है? बैंक दर वह दर है, दीर्घकालीन दर है, जिस पर RBI जो है अपने सभी वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है? उधार पे पैसा देता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। सामान्यतः यह 8 से 10% होता है। RBI जो है बैंक दर का उपयोग करके भी मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। जैसे फिलहाल ये 8 या 10% रहता है। अगर RBI अगर बैंक दर को बढ़ा के, अगर मान लीजिए फिलहाल अगर 8% है, इसको बढ़ा के कितना कर दे? 10% कर दे। तो 10% कर देगा तो जो RBI से जब उधार लेंगे जो भी कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, उनके लिए लोन महंगा पड़ेगा। जब उनको लोन महंगा पड़ेगा तो वो जो है अपने ग्राहकों को भी ज़्यादा रेट्स पे लोन देंगे। तो जो आम जनता है या आम उपभोक्ता है उसके लिए भी लोन महंगा पड़ेगा, तो वो लोन लेना कम कर देंगे। अब जब लोन लोग लेना कम कर देंगे तो उनके हाथ में पैसा कम आएगा। जब लोग हाथ में पैसा कम आएगा तो लोग खरीदना कम कर देंगे। और जब डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाती है। तो इस तरह से काम करता है बैंक दर। और जब देखता है RBI कि वस्तुएं और सेवाएं बिक नहीं रहे हैं मार्केट में, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो बैंक दर को क्या करता है? वो घटा देता है। यानी बैंक दर मतलब ये लोन की दर एक तरह समझिए। तो लोन, ऋण की दर जो है उसको घटा देगा। 8% इसको 5% कर देगा। अब लोगों को ब्याज बहुत कम पड़ेगा, यानी लोन बहुत सस्ता हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? लोन लेना ज़्यादा प्रारंभ कर देंगे। जब लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा और लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये होता है बैंक दर। और ये दीर्घकालीन दर है। ऐसा नहीं कि इस बैंक जो इस पे आप जो है 10 दिन के लिए, 5 दिन और 5 दिन के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा समय के लिए लोन लेना होगा, साल भर, इससे ज़्यादा। ठीक है। अब आता है हमारा रेपो रेट, जो सबसे फेमस है। इसको आप अक्सर सुनते होंगे कि रेपो रेट इतना बढ़ा दिया गया है। इसको जानिए, इसी को हम लोग पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रेपो रेट पे ही फोकस करता है। RBI वह दर जिस पर RBI सभी ग्राहक में कौन आते हैं? सरकारें, सभी बैंक, वित्तीय संस्थाएं को क्या करता है? अल्पकालीन ऋण देता है। बैंक दर में क्या था? दीर्घकालीन था। और रेपो रेट में क्या है? अल्पकालीन ऋण देता है।
अब रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी। ये जो है 1 से 14 या 15 दिनों के लिए सामान्यतः होता है। अब ये काम कैसे करता है? रेपो रेट, मान लीजिए आरबीआई को एसबीआई को 100 करोड़ की आवश्यकता हुई तुरंत, तो वह आरबीआई से 100 करोड़ रुपए ऋण लेगा तथा साथ में सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास गिरवी रखेगा। आरबीआई वैसे लोन तो देगा नहीं कि ले जाओ भाई 100 करोड़ रुपये, वो बोलेगा कि 100 मुझे कुछ इसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो एसबीआई जो आरबीआई को क्या देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और आरबीआई जो एसबीआई को क्या देगा? 100 करोड़ रुपए। लेकिन एसबीआई बोलेगा कि हम जो है यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है अगले 10 या 12 दिन में पुनः खरीद लेंगे। क्या करेंगे? पुनः खरीद लेंगे। तो इसे हम कहते हैं रीपर्चेज, यानी जो उसने आरबीआई को पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है उसको हम वापस लेंगे। लेकिन अब 100 करोड़, अब आरबीआई 100 करोड़ रुपए तो लेगा नहीं, बोलेगा कि अब हमको तो पैसा ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमने आपका यहाँ पर आपको लोन दिया है एक तरह से। तो एसबीआई उसको 108 करोड़ या 110 करोड़ जो भी देगा, तो जितना पैसा ज़्यादा दे रहा है वही रेशियो जो है क्या कहलाएगा? रेपो रेट कहलाएगा। ठीक है, सामान्यतः ये 6% से 8% के बीच में रहता है। इसको भी आरबीआई जो है हर 3 महीने में क्या करता है? इसको रिव्यू करता रहता है। तो इस तरह से काम करता है रेपो रेट। एक बार पुनः बता देता हूँ, अगर एसबीआई को पैसे की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, तो वो आरबीआई से लोन लेता है, उसके बदले वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देता है और उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो पुनः खरीदता है, और जिस रेट पे खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो ये रेपो रेट है, और आरबीआई सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है क्योंकि ये डे बाय डे, रातों रात इस पे काम चलता है। तो आरबीआई क्या करता है, अगर चाहे तो इस रेट को घटा बढ़ा सकता है हर 3 महीने में। तो आरबीआई अगर लगता है कि नहीं महंगाई ज़्यादा हो गया है देश में, तो वो क्या कर सकता है? इस रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। जब रेट बढ़ा देगा तो ये एसबीआई के लिए लोन क्या हो जाएगा? महंगा पड़ जाएगा। अब जब एसबीआई के लिए लोन महंगा पड़ेगा तो एसबीआई अपने कस्टमर को, जैसे हम और आप अगर लोन लेने जा रहे हैं या कोई बिजनेस एंटिटी लोन लेने जा रही है, तो उसको भी वो बढ़े हुए रेट पे लोन देगा। ठीक है, तो इस तरह से लोन सबके लिए महंगा हो जाएगा। लोग लोन लेना थोड़े समय के लिए बंद कर देंगे, तो थोड़े समय के लिए क्या हो जाएगा? आपकी महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। इन सभी जो विधियां हैं, इनका प्रयोग तुरंत, इनका असर तुरंत नहीं दिखता है, इनका असर दिखने में समय लगता है, क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा है। आरबीआई पॉलिसी बना रहा है, वो सब लागू कौन कर रहे हैं? एक तरह से कमर्शियल बैंक जब भार पड़ता है तब वो उसका प्रभाव दिखता है। इसका ठीक उल्टा है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जब आरबीआई को जरूरत होती है पैसे की या उसको लगता है, तो वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन करके ठीक रेपो रेट का ठीक उल्टा करके वो जो है इसको भी घटा बढ़ा करके वो अपना महंगाई कंट्रोल में करता है। अब जो है एक चीज याद रखना है आपको कि जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो यहाँ पर भी सिक्योरिटी यूज हो रही थी एसएलआर में, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि सभी बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित % कहाँ रखना है? तरलता में रखना है, यानी कैश में रखना है, सिक्योरिटी में रखना है और गोल्ड में रख सकते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यहाँ पर नहीं बेचना है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो वो अपने पास रखना है। इसके अलावा तो अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आती कहाँ से है एसबीआई या अन्य बैंकों के, आरबीआई के पास? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? जैसे मान ली सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है, हजारों करोड़ रुपए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो जो है ऐसा नहीं बोल सकते कि आरबीआई से बोलेंगे या एसबीआई को बोलेंगे कि हमको तुम पैसा दो। वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करते हैं आरबीआई को, उनको एक तरह से गारंटी देते हैं, उसके पीछे बोलते हैं कि हम आपको, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपका पैसा जो है आज के 10 साल बाद 15 साल बाद पैसा हम चुका देंगे। तो वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है
आरबीआई या अन्य बैंक जो है खरीदते बेचते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अभी तक जो हम पढ़े थे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, इसमें गिरवी की जरूरत है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे तभी आपको लोन देगा आरबीआई। लेकिन एमएसएफ में ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं उन्हीं के पास हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमी पड़ जाए, तो क्या उनको लोन नहीं देगा? तो आरबीआई ये केवल अपने वाणिज्यिक बैंकों के लिए ही रखा हुआ है कि आपको बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के भी हम लोन देंगे, लेकिन ये आपके जो एसएलआर में जो प्रतिभूति रखे हैं आप, जो इसमें प्रतिभूति रखे हैं, जितनी भी प्रतिभूति आप सिक्योरिटी इसमें रखे हुए हैं, उसका 0.75% ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एमएसएफ है। अब आते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार क्रियाएं क्या है? आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री किया जाता है। तो गवर्नमेंट आरबीआई जो है जब उसको लगता है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई कम हो गई है, यानी मनी की मात्रा मार्केट में कम हो गई है, लोगों के पास पैसा कम है, तो क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना शुरू कर देता है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो उसके बदले वो क्या देता है? पैसा देता है। किसको देता है? आरबीआई, एसबीआई वगैरह को। तो उनके बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, तो बैंक जो क्या करते हैं? लोन देना शुरू कर देते हैं। कुल मिला के आपको ये समझना है कि बैंकों के पास लोन देने की जो क्षमता है उसको घटाना बढ़ाना है। उसी के माध्यम से पूरे इकोनॉमिक प्रणाली को आरबीआई जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो और जब लगता है कि नहीं, महंगाई जो है ज्यादा हो गई, यानी लोगों के पास पैसा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, उत्पादन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो किसी भी चीज का मूल्य है उसमें एक बैलेंस होता है। जैसे 1 किलो आलू का दाम जो है 20 रुपये है, ये एक तरह से एक बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, ये बैलेंस कब बिगड़ सकता है? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा और ये आलू का उत्पादन उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब आलू कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है अब आलू का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये 30 रुपये पे हो जाएगा, तो इसका जो पहले 20 रुपये का जो बैलेंस था 30 रुपये में हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो सकता है कि आलू का उत्पादन ज्यादा हो जाए, लोगों के पास पैसा कम हो जाए, तो इसका दाम कम हो जाता है। तो जो ये बैलेंस है जब बिगड़ जाता है, तो इसी को बनाने की कोशिश करता है कौन? आरबीआई अपने मौद्रिक नीति से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह से जो अगला टॉपिक है आपका गुणात्मक। अभी तो हमने केवल एक ही मात्रात्मक में ही पढ़ा है विधि, गुणात्मक का भी हम अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।